बेमिसाल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत। मैं सरोज कफील। थिएटर, हम अगर थिएटर के हवाले से बात करें तो काफ़ी रिच कल्चर रहा है पूरी दुनिया में ही नहीं, हिंदुस्तान में भी। आज भी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र का थिएटर, गुजरात का थिएटर और फिर कश्मीर का थिएटर। थिएटर हमें तहजीब सिखाता है। हाँ, बहुत सारे लोगों का मानना ये रहता है कि शायद थिएटर से कमाई नहीं होती है, लेकिन जो उन्हें सुकून मिलता है वो किसी कमाई से कम नहीं। हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे थिएटरिस्ट, एक ऐसे आर्टिस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है बशारत। थिएटर क्या है, क्या नहीं है, उसमें कितने सारे गुण हैं और कितने नहीं हैं, वो बशारत हमें कहेंगे। चलिए मुलाकात करें। एक तहजीब है थिएटर। पेपर मैशी ने बहुत कुछ किया मेरे लिए। जैसे आप कल्चर के लिए कुछ करोगे, कल्चर भी आपको वापस देगा। बशारत साहब, न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आपका। हालांकि बारिश हो रही है आज, उसके बावजूद आपने वक्त दिया हमें, उसके लिए शुक्रिया। सबसे पहले मैं चैनल 18 और आपके प्रोग्राम बेमिसाल का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे आप इस काबिल समझे कि मैं आपके सामने रूबरू हूँ। बशारत साहब, ये बताइए कि कब से स्टार्ट हुआ ये सफ़र, जो आपका थिएटर का है, जो आपका पेपर माशी का है, इसके बारे में पहले कुछ बताएं। सबसे पहले जो सफ़र हो गया वो मेरी पढ़ाई से स्टार्ट हो गया जी। उसके बाद जैसे क्लास 8 7th में आ गया तो वहाँ से मेरा पेपर मैशी का सफ़र स्टार्ट हो गया। सफ़र इसलिए स्टार्ट हो गया ताकि मैं अपनी और अपने घर की हेल्प करूँ। तो वहाँ से निकल के मेरा जो फाइन आर्ट्स का है वो +2 करने के बाद ही स्टार्ट हो गया। दैट वाज 98। तो वहीं से 96 सॉरी। तो वहाँ से फाइन आर्ट्स का सफ़र करियर मेरा स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद 98 से मेरा थिएट्रिकल करियर स्टार्ट हो गया। 98 से जी। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो फैमिली है जी, आपकी फैमिली कोई थिएटर बैकग्राउंड से आती है, आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से आती है? पहले थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। नहीं, मेरा ऐसा कोई भी मतलब फैमिली मेम्बर नहीं रह चुका है जो थिएटर से जुड़ा हो या इनफैक्ट फाइन आर्ट से जुड़ा हो। लेकिन ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है और फैमिली की ब्लेसिंग्स ये है कि अप्रिसिएशन हमेशा मिल गई मुझे थिएटर के लिए, क्योंकि इन चीज़ों का तब रुझान भी नहीं था यहाँ पे। सो माय फादर वाज वेरी ईगर टू पुट मी इन मेडिकल स्ट्रीम। सो वो छोड़ के मैं फिर आया इसमें फाइन आर्ट्स में। तो लेटरली आई केम इनटू थिएटर एंड देन टीवी। अच्छा, तो डिफ़िकल्टीज़ हुई होंगी फैमिली को अंडरस्टैंड कराने में पहले? या यू आर वेरी मच राइट। जो जैसे इनिशियली यहाँ पे अगर बड़ी लिटरेट फैमिली भी होगी तो उनका भी इस बारे में रुझान नहीं है कि फाइन आर्ट्स है क्या, स्पेशली थिएटर है क्या। क्योंकि मैं बिल्कुल जो सोसाइटी हमारी डोमिनेट हुई है वो जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल में है। तो मैं अपने बाप को या अपनी माँ को कसूरवार नहीं समझूंगा कि वो मुझे रोक रहे थे। लेकिन आई टेक अ स्टेप। तो ऊपर वाले की मदद से और अपने पेरेंट्स की दुआ की वजह से मैं हमेशा इस काबिल रहा कि मैं इन चीज़ों के साथ जस्टिफाई करूं। बहुत अच्छा। तो फिर कहाँ से थिएटर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? थिएटर मेरी 98 से, जैसे फर्स्ट प्ले मैंने किया था शुहुलनार कश्मीरी में। सो एक मतलब जो छोटा लड़का हो, जैसे थिएटर में आप एक तहजीब है थिएटर, तो जहाँ पे एक शाइनेस थोड़ी सी थी, तहजीब भी उतनी नहीं थी कि मैं स्टेज पे चढ़ जाऊँ। तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस काबिल आ गया मैं कि मैं थिएटर में कुछ अच्छा करूं या थिएटर को कुछ दूं, क्योंकि थिएटर हमेशा आपको ही देता है। एक डिसिप्लिन आया लाइफ में थिएटर की वजह से। कुछ एक वो टर्निंग पॉइंट आया होगा लाइफ में जहाँ पे आपने सोचा कि नहीं, थिएटर ही करना है मुझे। बिल्कुल इंस्पिरेशन वहाँ से मिली। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो पता भी नहीं था, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि ये कैसा फील्ड है, कितना बड़ा फील्ड है। लेकिन हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे गयूर हसन साहब, तो आई एम हाईली थैंकफुल टू हिम, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो उसकी वजह से मुझे पता चला कि थिएटर है क्या। जब मैं एक्टिंग के लिए आया तो मुझे लगा
कि कंपेयर टू अदर को एक्टर्स की, लेकिन ये मुझे हमेशा फील हो गया कि आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो वो थिएटर की ही देन थी। जैसे डायलॉग बोलना या डायरेक्टर साहब आपको कुछ बोलेंगे तो उसको जल्दी से कर लेना, ये मुझे लगा कि ये थिएटर से ही आ गया, क्योंकि थिएटर ही आपकी बेस बनाता है व्हेन यू जंप्ड इनटू एक्टिंग एंड ऑल। जैसे मैंने वर्कशॉप्स किए थे वॉइस एंड स्पीच का और भी चीज़ों का, जैसे बैरी जॉन सर के साथ टाइम बिता के, सो एक कॉन्फिडेंस आया था मुझे थिएटर करके। तो वहाँ से मुझे ये शौक पैदा हो गया कि नहीं, आई कैन डू इट, आई एम एन एक्टर। तो वहाँ से मुझे ये मेरी जर्नी जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मेरी स्टार्ट हो गई। ये कभी आपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया हो एक्टिंग में या ऐसा कुछ? स्कूल में तो नहीं किया था, स्कूल में नहीं किया था, लेकिन जैसे मैंने बोला आपको कि थिएटर का सफ़र ही इसलिए स्टार्ट हो गया। मैं कॉलेज में थोड़ा सा जैसे मिमिक्री करना, अच्छा। जैसे हम एक्टर्स जो है वो हमेशा बातें ज़्यादा करते हैं, जैसे मैं बातें करता था, तो वही से मुझे फारूक साहब ने बोला कि एक्टिंग करिए। मैंने बोला हाँ मुझे जानना है, मुझे वो बड़ा हीरो गरी के साथ मेरा लगा था तो मैं करूँगा। तो वहाँ से स्टार्ट हो गया था मेरा जैसे थिएटर का ये 98 से। एंड आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द टिंच कि कहीं से ये चिंगारी जो है वो आनी चाहिए सो दैट आई कैन एक्ट। वंडरफुल। हमने सुना है कि एक्टिंग से पहले, थिएटर से पहले जो आपका एक बहुत बड़ा शौक है वो है पेपर माशी का। जी बिल्कुल। पेपर माशी से आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। उसके हवाले से बात करेंगे। पहले विल जस्ट टेक अ ब्रेक हियर। यहाँ पे बशारत जी के साथ इंटरेस्टिंग बातें चल रही है। विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। राजौरी में सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर आला सतही मीटिंग। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की मीटिंग की सदारत। सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया गया तफसीली जायजा। एलजी मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ समेत फौज के आला अफसरान मीटिंग में रहे मौजूद। राजौरी एनकाउंटर में एक दहशतगर्द ढेर, एक AK-56, 4 मैगजीन, 3 ग्रेनेड बरामद। ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी। राजौरी एनकाउंटर में मारा गया दहशतगर्द डांगरी दहशतगर्द हमले में भी शामिल होने का शक। मकामी लोगों को दिखाई गई दहशतगर्द की तस्वीर, चश्मदीदों ने लगाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बातें चल रही हैं बशारत जी से। थिएटर वेटरन है वो और उसके साथ साथ एक पेपर मशी की ब्रिलियंट आर्टिस्ट है। बशारत जी ये बताएं कि पेपर मशी कैसे हुआ आपकी लाइफ में? आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मिरेकल नहीं हो गया, मजबूरी ही आप बोलिए। जैसे कि मैं, जैसे सेंसिटिव होते हैं कुछ लोग, तो मैं भी फॉर्चुनेटली बड़ा सेंसिटिव था। जैसे मेरे फादर जो अल्लाह उनको मगफिरत करे, वो मैं एक्चुअली एक छोटी फैमिली का बंदा, तो अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए आई थॉट कि आई शुड टेक समथिंग कि जिससे मेरी पढ़ाई जो है वो इफ़ेक्ट ना हो और मैं अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर लूँ। सो आई टुक क्लासेस ऑफ पेपर मैशी। वहीं पे अपने बाप से ही और भी एक बंदा था जिससे मैंने पेपर मैशी सीखी है। तो बेसिक मेरा ये इंस्टिंक्ट था कि मैं अपनी फैमिली को हेल्प करूं। लेकिन हेल्प करते करते इसमें जब मैं आ गया, जैसे कॉलेज लाइफ में आपको पैसे भी चाहिए, जैसे फाइन आर्ट्स में आपको शायद तब ज़्यादा पैसे लगते थे। हाँ। उसकी भरपाई करने के लिए, अपना ड्रेस अप, अपना कलर, मटेरियल वो करने के लिए, और साथ में अपनी फैमिली को भी हेल्प करने के लिए, तो विद अ पैशन मैंने इसको कंटिन्यू किया था। तो आपके वालिद साहब जो थे वो करते थे पेपर मैशी? वो पेपर मैशी करते थे, लेकिन वो बिल्कुल अपने हद में रहे। जो ट्रेडिशनल एक पेपर मैशी हुआ करती थी तो उसी के हद में वो रहे। तो इनिशियली मैं भी वही करता था जो इसका ट्रेडिशनली होता था। जैसे अभी मैं जो पेपर मैशी करता हूँ, दैट इज़ टोटली आउट ऑफ ट्रेडिशनल डिज़ाइनिंग जो हमारे यहाँ पे होते हैं, या जैसे हम बरसों से एक ही पैटर्न का फ्लावर वास जो भी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा चेंज करके ताकि इंटरनेशनल टेस्ट जो है उसको टच आप करेंगे। तो मेरा ये शौक है कि ये आर्ट जो है मेरे तक या किसी और के मतलब हद तक ही नहीं रहना चाहिए। इट शुड पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। और जो हमारी
पुश्तैनी ये जो विरसे में मिली है हमारी, ये हैंडीक्राफ्ट्स का है, इससे अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाए और साथ में इस ट्रेडिशन को आप जिंदा रख सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। जैसे पेपर मैशी ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, और मैं ये चाहता हूँ मैं अब थोड़ा सा इस पेपर मैशी के लिए कुछ करूँ, थोड़ा सा इनोवेटिव, इसको किसी और लेवल पे लेके मैं या मेरे जैसे कोई और भी दोस्त लोग होंगे वो इसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टीचिंग लाइन में भी जैसे मैं हमेशा, मेरा ये भी, जैसे छोटे बच्चे मेरे साथ काम करते हैं, मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस देता हूँ कि फाइन आर्ट्स में जो हमारी पेंटिंग है, स्कल्पचर है, उसके साथ साथ हमारा एक ट्रेडिशनल जो रिच सोर्स ऑफ ये है, जैसे बहुत सालों से हमारे ये बैकबोन रहा है यहाँ पे इकोनॉमी का, वो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स है। इसमें इतना स्कोप है, हमें खुद भी नहीं पता है। जैसे हम हाथ से चीज़ें करते हैं, जैसे अभी कुछ मुल्कों में क्या होता है कि जैसे हम ट्रेडिशनली कोई चीज़ बनाएंगे 100 रुपीज़ 10 रुपये में व्हाटएवर, लेकिन वो चीज़ें मिलती हैं आपको उसी अमाउंट में, यू विल गेट मोर देन 1, यू मे गेट 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि वो बायर आपसे ही लेते हैं, अच्छा, बिकॉज वो आपकी इज्जत करते हैं जब उनको पता चलता है कि इसका प्रोसेस क्या है, पेपर मैशी का है, मतलब हाथ से किया हुआ है, 100% हाथ से ही किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का कभी ये जो है मार्केट या डिमांड इसकी जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी मच इनोवेटिव। अभी इनोवेशन पे याद आया कि इनोवेशन में आप अब थिएटर डिज़ाइन जो है, सेट्स भी हैं वो भी डिज़ाइन करते हैं। बचपन से जो आपने क्राफ्ट सीखा, जी जी, एक पेपर मैशी का, फिर कहीं ना कहीं आपने उसको एक कंटेम्प्रेरी टच दिया सो दैट इट कैन रीच टू द वाइडर ऑडियंसेस, बिल्कुल, और फिर थिएटर जो आपकी सिमल्टेनियसली जिंदगी चलती रही पैरेलल, और फिर कहीं ना कहीं वो जो स्किल्स हैं आपके डिज़ाइनिंग के, वो आपने सेट डिज़ाइन में यूज़ किए। यस, यू आर वेरी मच राइट। उसके बारे में हमें बताएं। जैसे मैं थिएटर में आया जी, थिएटर का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं, वो मुझे इनफैक्ट लगा कि ये भी एक ही कैनवस है। अच्छा। जैसे मैं पेपर मैशी पे काम करूं, थिएटर में काम करूं, मुझे लगा कि ये वाइड रेंज ऑफ कैनवस है। हाँ। ये भी मेरा ही कैनवस है। जैसे थिएटर में डिज़ाइन करना, मैंने उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे डाले जो हमारे ट्रेडिशनल है, या उसको सिंबॉलिकली यूज़ करना। बेसिकली जो थिएटर में आप मतलब ओपनली नहीं दिखा सकते हो, यू कैन यूज द सिंबल्स ऑफ दैट, या कलर की अपनी नॉलेज होती है। मैंने बोला ये तो वही है जो मैं करता हूँ पेंटिंग पे, या तो ये भी मेरा ही मीडियम है, जहाँ पे मैंने जैसे बहुत सारे सेट्स यूज़ किए जहाँ पे लोगों को लगा नहीं, यू वुड बिलीव कि जैसे गिरीश कर्नाड के थिएटर में 2 साल पहले मैं वहाँ प्ले कर रहा था, इंग्लिश प्ले फेडेड मेमोइर्स, तो जैसे मैंने सेट लगाया वहाँ पे, तो जो लोकली कश्मीर से कुछ लोग थे, एंड दे लिटरली क्राइड, दे हग्ड मी, आई सेड व्हाट हैपेंड टू यू, बोला कि जब हम आपका जो कर्टन उठ गया जी, वी थॉट हम कश्मीर में आ गए। अगर हम थिएटर के हवाले से बात करें तो हिंदुस्तान में जो थिएटर है सदियों पुराना है जी, स्पेशली आप महाराष्ट्र, गुजरात, डाउन साउथ या कश्मीर की बात कर लें, यहाँ थिएटर जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी रिच रहा है पहले से ही। लेकिन अभी जो है थिएटर, जैसे आप देख रहे हैं कि बाहर जो लोग हैं वो थिएटर से दे अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर। जी जी, कश्मीर में वो कल्चर नहीं है कि थिएटर है तो हाँ थिएटर है, इससे ब्रेड बटर तो नहीं मिलेगा, अपना पैशन फुलफिल होगा। कैसा है वो सिनारियो आज के दौर में, और आने वाले वक्त में वो कैसा सिनारियो? जैसे हम बोलेंगे कि 90s तक जी बिल्कुल हमारा जो यहाँ लोकली थिएटर था वो बड़ा ग्रोन था, बेशक यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने बड़ा काम किया है बिल्कुल थिएटर के लिए, तो मैं भी बहुत सीखा हूँ उन लोगों से जी। यंग जनरेशन के लिए तो ये बिल्कुल कोई अजूबा टाइप का था, तो उनको समझ में भी नहीं आता था। यंग आपकी बात में यहाँ काट रहा हूँ कि यंग जनरेशन जो है वो एक कन्वेंशनल जो हम आर्ट की बात करते हैं वो टीवी फिल्में करनी है जी, थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है उनके जहन में। उसकी वजह बेसिकली जो है ना, आजकल की जनरेशंस है ये ओवरनाइट मिरेकल्स चाहते हैं। जैसे मुझे एक्टिंग का शौक है, शायद उनको ये लगता है कि मुझे एक्टिंग का शौक है, वहाँ पे जाके शायद कैमरा इज वेटिंग फॉर मी एंड डायरेक्टर इज वेटिंग फॉर मी, आई कैन डू द वंडर्स। वैसा नहीं है। जैसे आपने इंडिया में थिएटर की बात बोली, थिएटर बेसिकली जो है ये पहला मीडियम है
जैसे जब से दुनिया बनी है आप देखो इसकी हज़ारों साल की हिस्ट्री है। जैसे ग्रीक में होता था इनिशियली, ये ट्रेडिशनल चलता गया। जैसे इंडिया में भी इवन कश्मीर में बाण पत्थर था, वही है मैंने बोला हमारा रिच सोर्स ऑफ ये था, मतलब दैट्स आवर ट्रेडिशनल थिएटर। बाण पत्थर जिसको हम बोलते हैं अभी भी जब हम बाहर ले जाते हैं ग्रुप्स को बांड के लिए तो दे आर गेटिंग फैसिनेटेड, जैसे बांड पत्थर जो, लेकिन हमने मतलब किसी न किसी लेवल पे इस चीज़ के साथ वो नहीं दिखाया अपना इंटरेस्ट। शायद हम बिल्कुल उस नजरिए से नहीं देखते हैं। जैसे अगर हम बाहर हम मराठा को भी महाराष्ट्र के साइड से प्ले करने गए, वहाँ के लोग जो है ना अभी भी वो अपने कल्चर को या अपने ट्रेडिशनल थिएटर को जिंदा रखे हुए हैं। जैसे आप कल्चर के लिए कुछ करोगे प्रिजर्व करने के लिए, कल्चर भी आपको वापस देता है। अपने लिए क्या बोलूँ मैं कि मुझे तमीज़ आई है ऊपर वाले की मदद से थिएटर में जाके कि ये अपना ट्रेडिशन क्या है, अपना कल्चर क्या है, एंड ट्रेडिशनली एंड कल्चरली वी आर वेरी रिच। दैट्स ट्रू। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। राजौरी में सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर आला सतही मीटिंग, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की मीटिंग की सदारत। सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया गया तफसीली जायजा। एलजी मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ समेत फौज के आला अफसरान मीटिंग में रहे मौजूद। राजौरी एनकाउंटर में एक दहशतगर्द ढेर, एक AK-56, 4 मैगजीन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बशारत जी, ये बताएं कि जब आप थिएटर करते हैं, थिएटर में कई सारी ऐसी फनी चीज़ें हो जाती हैं कभी जो याद रह जाती हैं। जी बिल्कुल। कभी जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे हैं तो पीछे से सेट गिर गया, आर्टिस्ट अपनी लाइन भूल गया, बहुत तो सारी ऐसी चीज़ें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब फनी वे में हो गई। तो एक बार क्या हो गया, तो मैं सीन कर रहा था तो मेरे पे गोली चलती है, लेकिन डायलॉग खत्म होने के बाद, लेकिन जो गोली चलाने वाला था वो एक्टर नहीं था। अच्छा। वी वर इन बेंगलोर। तो हमने उसको समझाया कि ये डायलॉग जो है इसके बाद आपको इस बंदे को गोली मारनी है। मतलब डायलॉग खत्म होगा फिर गोली मारनी ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे ही मैं आ गया, मैं एक विंग की तरफ गया, तो उसने क्या किया, उसने गोली मार दी। अच्छा, सबसे पहले ही उसने गोली मार दी और मुझे गिरना था। जो मेरा को एक्टर था उसके भी डायलॉग रह गए। ही वॉज वेटिंग फॉर द क्यू वर्ड, उसको भी नहीं मिला। वो आया इधर और वो रो रहा था, उसके डायलॉग मतलब खत्म हो गई, वो रो रहा था और रोते रोते वो मुझे बोल रहा था, यार याद को स्टार्ट पे याद क्या गोवी। कभी सोचा नहीं आपने NSD को लेके कि NSD कभी ज्वाइन करेंगे या एक कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन लेंगे थिएटर को लेके? जी फॉर्म, देखिए क्या हो गया, चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बड़ी जल्दी हो गई। जैसे फाइन आर्ट्स में जाना, यहाँ से घर वालों का प्रेशर, अब थिएटर करो जो भी करना है, बट कमाई तो कंप्लीट योर डिग्रीज। तो उसके साथ डिग्री कंप्लीट करके, जैसे यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट करके, मैंने बोला कुदरत की भी आप पे इनायत होनी चाहिए कभी। जैसे वहाँ से निकल के आई गॉट अपॉइंटेड इन बर्नॉल स्कूल। जी। जैसे मैं बड़ा पैशनेट था, मैं हमेशा बोलता था पापा मैं इसको छोड़ूंगी। बोला तेल क्या शिकार हूँ, से बगा न्याबर पार नहीं, जो बुनिया नवीनी को असल नौकरी, इसको मत छोड़ो, आप कैरी ऑन करो इस नौकरी के साथ। एक सेफ ऑप्शन रख लो, क्योंकि बड़ों की नसीहतें या बड़ों की बातें हमेशा आप लोगों की मतलब हमारी जिंदगी में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग कि थिएटर में मतलब अच्छा करूं। तो ये अक्सर देखा गया है, जो थिएटर वाले लोग हैं जी और जो फिल्म वाले लोग हैं जी, इनकी आपस में बनती नहीं है, ऐसी कोई वजह? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बेसिकली क्या है, थिएटर वाले को एक अपनी जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट होती है वो उसको मिलती है, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा बारीक बीनी से देखता है चीज़ों को। जैसे फिल्म वाला जो है उसका जो माइंड सेटअप होता है दैट्स कमर्शियल, वो कमर्शियली चीज़ों को देखता है। और ये जो थिएटर वाला है ये 100% कमर्शियली नहीं देखता है। आप देखो, जैसे हम नसीरुद्दीन शाह साहब की बात करेंगे, वो फिल्मों में क्यों आया? जैसे बहुत कम लोगों को ये पता होगी कि
वो कमाने के लिए आया ताकि मैं अपने थिएटर को कुछ दूं, मैं अपना थिएटर कंटिन्यू करूं। वो फिल्मों में इसलिए आया इनिशियली। तो ऐसी भी चीजें होती है। बेशक बेशक। तो आर्ट फॉर्म का और कॉमर्शियल फॉर्म का थोड़ा बहुत टसल रहता ही है। हम नहीं बोलेंगे ऐसा कि नहीं, टसलिंग इस लेवल तक है कि बनती नहीं है, बनती है। तो लेकिन थोड़ा ये होता है, क्लैश ऑफ आइडियाज आर देयर। जाते जाते हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि कहाँ देख रहे हैं आप बिशारत थिएटर को, कश्मीर में स्पेशली कहाँ देख रहे हैं आप? तो इंशाल्लाह आई एम क्वाइट होपफुल कि यहाँ पे हो जाएगा। अभी जो हमारी यंग जनरेशन है उनको अब इन चीज़ों का पता चला कि ये आजकल आप हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स है या टीवी के वसादत से, या उनको लगता है कि थिएटर इज़ समथिंग। जैसे एक्ट करना, इट्स नॉट लाइक आप निकले तो आप एक्टर बन गए। आप सिखा रहे हैं किसी को? मैं अभी स्कूल लेवल पे सिखाता हूँ, जैसे स्कूल में। और जैसे मैंने बोला कि मैं डायरेक्शन में आ गया, तो लकीली लास्ट ईयर आई गॉट बेस्ट डायरेक्शन, जो मेरा सबसे पहला प्ले था, अर्सकाल, दैट वाज रिटन बाय याकूब दिलकश साहब। और युमरजल जो यहाँ पे ये ग्रुप है, उन्होंने मुझे हायर किया था एज डायरेक्टर, युमरजल यूथ क्लब। ओके। तो उनके साथ मैं काम करता हूँ जैसे एज डायरेक्टर। ये टाइम आपको मिलता है कि आप किसी को सिखाओ, ऐसे बोलना है, ऐसे चलना है। तो प्रोफेशनली यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी, आप किसी को सिखाओ। देखते हैं ये सफ़र भी हमारा कहाँ पे। तो आपको नहीं लगता जो एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसके तहत जो ये फाइन आर्ट्स में आप एक्टिंग की स्किल्स की बात कर लें, थिएटर डायरेक्शन, थिएटर राइटिंग, सेट डिज़ाइनिंग के हवाले से बात कर लें, कहीं ना कहीं इनको वो कोर्सेज में इनकलकेट करना चाहिए फ्रॉम द चाइल्डहुड, सो दैट बच्चा जो है वो तब से ग्रूम होना शुरू हो। देखिए, हम अभी एजुकेशन पॉलिसी की जो बात करेंगे तो सबसे पहले ये समझ में नहीं आती। जब हम छोटे थे, आई वाज इन क्लास 6th जी, प्रॉपरली हमारे स्कूल्स में एक आर्ट टीचर हुआ करता था जी, एक ड्रामाटिस्ट होता था। हाँ। तो दुनिया आगे चलती है तो हम शायद पीछे गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एकदम से ये चीज़ें अपने सिलेबस से निकाली। मतलब अभी आप देखो, जैसे गवर्नमेंट लेवल पे किसी स्कूल में आर्ट टीचर नहीं है, कोई ड्रामेटिस्ट नहीं है, कोई म्यूजिशियन नहीं है। तो हाउ कैन यू इमेजिन कि एक छोटे बच्चे को आप लो लेवल पे सिखाओगे? मतलब कहीं ना कहीं शायद बच्चों को थॉमस एडिसन के बारे में पता होगा, बट दे डोंट नो हु स्टानिस्की इज, हु चेखोव वाज और हु शेक्सपियर वाज। एग्जैक्टली। जो अभी गांव में है, दूर दराज गांव में है, उनका आर्ट, उनका स्किल बहुत बेहतरीन आर्ट, बहुत बेहतरीन है। जैसे मैंने बहुत बार, जैसे मैंने वर्कशॉप्स भी किया है, मतलब यू वोंट बिलीव कि कैसे फाइन आर्ट्स मैंने देखी लो लेवल पे, छोटे छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए, लेकिन उनको कौन लाएगा सामने? आप तो उसको वहीं पे किल करते हो ना। एजुकेशन पॉलिसी उस हद तक अच्छी नहीं है जब तक कि आप ऐसी चीज़ें नहीं लाओगे। आप बच्चे को वही बुक दोगे, आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो एजुकेशन पॉलिसी पे, फ्री एजुकेशन है। ये चीज़ें लाने से जो हमारा ये जो विजन है, ये बच्चे का मतलब दब जाता है। एक टिपिकल सा बच्चा जो मैंने आज से 30 साल पहले 10th का बच्चा देखा है, शायद आज भी वही एक छोटा बच्चा जो है, उसकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही दब जाएगी। बिशारत, आखिरी में बस एक चाहेंगे कि न्यूज़ 18 के देखने वालों को एक मैसेज दे दें आप, जो यही बच्चे हैं कहीं ना कहीं जो थिएटर की तरफ आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं बहुत सारी परेशानियों की वजह से। आपका मैसेज क्या रहेगा यूनिवर्स के लिए? जी, तो मुझे लगता है काउंसलिंग की बात आ गई यहाँ पे। तो आई ऑलवेज थिंक कि बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग की ज़रूरत है तो पेरेंट्स को। क्योंकि अपने बच्चों को मतलब मेडिकल, नॉन मेडिकल या और भी कुछ स्ट्रीम्स है, वहाँ तक ही महत्व मत रखिए। अपने बच्चे को किल मत कीजिए, उसका शौक देख के उस बच्चे को ग्रूम करिए। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर। तो बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, इतना बड़ा और वसी फील्ड है ये थिएटर का, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। फाइन आर्ट्स का भी मतलब ये एक ही फॉर्म। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थिएटर में फले फूले और जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनमें प्लीज़ ये शौक जो है ये बढ़ाएं और इनको जिंदा रखें। शुक्रिया, शुक्रिया।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये मुलाकात पसंद आई होगी। आपने देखा कि जो बशारत है, इन्होंने काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया, लेकिन अपने पैशन थिएटर को कभी मरने नहीं दिया। अगर आप में भी कोई पैशन है तो उसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से मरने ना दें। कम आउट ऑफ दोज फेयर्स, ये दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। हम मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। दीजिए इजाज़त, आदाब।